हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक काम करना है कि मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लेना है और याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो कोई लाइव अपडेट हो, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप कुछ भी किसी भी कंडीशन में मिस आउट ना करें। बस एक बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। और कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स को भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 लॉस ऑफ मोशन के अंदर आ चुका है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, एक तरफा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने टेंशन वाले क्वेश्चन देखे हैं, सर टेंशन वाले क्वेश्चन क्या होते हैं? अरे रस्सियों में जो काम करता है टेंशन, वो वाला टेंशन। अगर आपने वो वाले क्वेश्चन देख के रखे हुए हैं, वो वाला लेक्चर अगर देख करके रखा है आपने, तो फिर यहां पे कोई दिक्कत आपको वैसे भी नहीं आने वाली। लेकिन समहाउ अगर आपसे प्रीवियस लेक्चर मिस हो गया है तो भी आई मेक श्योर कि आपको इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए, बिकॉज पूरा एकदम ग्राउंड लेवल टू स्काई लेवल पूरा लेके जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, तो पहले एक बार ना सारे फोर्सेस को इत्मीनान से देखना स्टार्ट करो। ठीक है, सारे फोर्सेस को एक बार इत्मीनान से देखना स्टार्ट करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा फॉर एग्जांपल ये अपने पास ग्राउंड है। ठीक है, ये हमने मान लिया अपने पास एक ग्राउंड है। अब क्या है कि इसके ऊपर एक बॉडी को मान लेते हैं अपन ने ऐसे प्लेस करके रखा है। अभी ये बॉडी को मूव नहीं करवा रहे हैं, बॉडी को बस अपन ने प्लेस करके रखा हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देख क्या होता है ना कि अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस की बात करूं तो कभी कभी यहां पे आता है कंफ्यूजन। क्या फोर्स दो तरह के होने वाले हैं, एक होगा अप्लाइड फोर्स और दूसरा होगा फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में एक बात आप बहुत ही बखूबी जानते हैं कि अगर मैंने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई नहीं करा तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं आ सकता। फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या होता है? वो हमेशा अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट काम करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, मैं जब भी आपके सामने आप P लिखूंगा ना बेटा, तो दिस P विल बेसिकली स्टैंड आउट for applied force। ठीक है, this P will basically stand out for applied force। और अगर मैंने यहां पे F लिख के रखा हुआ है तो ये F अप्लाइड फोर्स नहीं होगा, ये F होगा तुम्हारे पास में फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये F तुम्हारे पास में क्या होगा? ये होगा तुम्हारे पास में फ्रिक्शनल फोर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा ध्यान देंगे, आप जानते हैं ना बॉडी का वेट होता है mg। ठीक है, बॉडी का मास अगर m है तो बॉडी का वेट कितना हो जाएगा? mg। दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी। हाँ कि ना? जल्दी बताएं बेटा, इस बात को क्लियर करें। W का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी। वेट मतलब क्या हो जाएगा? mg। इट्स एज सिंपल एज दैट। और मैं एक और फोर्स यूज करूंगा बेटा, दिस इज कॉल्ड एज द रिएक्शन फोर्स। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन फोर्स की जो खास बात होती है ना, वो क्या होती है कि रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स की जो खास बात है उसको मैं खास कलर से लिख देता हूं। ठीक है, रिएक्शन फोर्स की जो खास बात है उसको मैं खास कलर से लिख देता हूं कि रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब सामान्य नहीं है, नॉर्मल का मतलब होता है बेटा यहाँ पे क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है, इज ऑलवेज नॉर्मल टू द रेस्टिंग प्लेन। जिस प्लेन के ऊपर बॉडी रेस्ट कर रही है या फिर लाई कर रही है। ठीक है, तो ऑन द प्लेन, टू द प्लेन लिख दूं जी हाँ सर, टू दी प्लेन लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा गौर करना, अगर मैंने इस बॉडी पर ना कोई फोर्स अप्लाई करा, मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करा इस तरफ। ठीक है, अच्छा उससे पहले जब फोर्स अप्लाई नहीं भी करा है तब भी कुछ चीजें काम कर रही है बेटा। ठीक है, उस पर जरा गौर करना। अब जब ये आइटम यहाँ पे रखी हुई है तो इसका वेट काम करेगा नीचे की तरफ, इसका वेट काम करेगा नीचे की तरफ। वेट क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर वेट हो जाएगा अपने पास में बोले तो mg। बोले तो कितना हो जाएगा वेट बेटा? mg के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर इस बॉडी का वेट काम करेगा नीचे की तरफ तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिस कारणवश
जिस कारणवश इस बॉडी पर एक फोर्स काम कर जाएगा ऊपर की तरफ, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द रिएक्शन फोर्स। क्या तुम्हें यहां तक की बात चमकी बेटा? जल्दी बताओ, क्या तुम्हें यहां तक की बात चमक गई? ठीक है, तो वेट काम करेगा नीचे mg और ऊपर चले आएगा रिएक्शन फोर्स r। ठीक है, अब अगर हम इस बॉडी को मूव करवाने का सोचें, अगर हमने इस बॉडी पर मान लो एक फोर्स अप्लाई कर दिया कुछ इस तरह, इसे कहा जाता है अप्लाइड फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। तो अब यहां पे क्या होगा कि इस कारण पे इस बॉडी पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स एकदम ग्राउंड लेवल पे काम करता है, ठीक है, तो इस पे काम कर जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स F। ठीक है, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है? क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? पक्का? अब जरा ध्यान देना, अगर ये बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, अगर इस बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, तो मैं इसको लिख दूं कि इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन, if there is no acceleration, इसका मतलब यह है कि बॉडी पे कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है। if there is no acceleration, therefore बॉडी पे कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या? जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, इस बात को दिल में डाल लेना। और दूसरा, जितना mg है उतना ही r हो जाएगा, जितना mg है उतना ही r हो जाएगा, इस बात को दिल में डाल लेना। तो बेटा ये सब चीजें जो है ना, ये काम कब करेंगी? ये सब चीजें काम कब करेंगी? व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, जब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तभी बोलना कि अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है और r जो है वो mg के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पूरा क्लियर है? तो बेटा एक काम करें, जो भी आपको मैंने अभी यहाँ पे ज्ञान दिया है जल्दी से उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं। पक्का पूरा फंडा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलें सर, यहां तक का तो पूरा फंडा अपने को सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब क्या है ना बेटा, मैं जरा इसको मिटा दूं, अब क्या है बेटा, मैं जरा इसको मिटा दूं और अब डायग्राम पे फोकस करेंगे। अब हम पूरा फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के ऊपर। तो यार डायग्राम को जरा अपन थोड़ा सा बीच में लेकर के आते हैं, डायग्राम को जरा अपन हल्का सा बीच में लेकर के आते हैं और इसको हल्का सा बड़ा भी कर दिया जाए डायग्राम को। ठीक है, पूरा काम तो क्या इसी के ऊपर होने वाला है, पूरा काम तो क्या इसी के ऊपर होने वाला है। अब तो जो भी है सब यही डायग्राम है। ठीक है, चले अब जरा यहाँ पे गौर फरमाएंगे क्या होता है। तो ये अपने पास एक बॉडी थी, इसका वेट काम करेगा mg, इसका रिएक्शन फोर्स यहाँ चला गया, इसका अप्लाइड फोर्स यहाँ चला गया, इसका फ्रिक्शनल फोर्स चला गया पीछे की तरफ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है, कैसे आता है इंट्रोडक्शन अबाउट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट या फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसका बहुत यूज होगा बेटा न्यूमेरिकल्स में, तो दबा के काम आएगा, बार बार काम आएगा। ठीक है, क्या लिखा है सर? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है क्या? F इज प्रोपोर्शनल टू R। अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये F कौन सा है। मैं बोल चुका हूं आपको कि अगर अप्लाइड फोर्स होगा तो P से करूंगा, लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो F से करूंगा। तो ये F लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ये F लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये F क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। F क्या हो जाएगा बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स। ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, दिस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स होता है। तो F प्रोपोर्शनल टू हो चुका है R। अब जरा गौर करें, अगर F इज प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा तो जैसे मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का आगमन होगा। ठीक है, और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होता है ना बेटा, वो होता है म्यू। मेरे ख्याल से अब आपको पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। ये वाला म्यू इज नॉट स्टैंडिंग फॉर माइक्रो। ठीक है, ये आता है स्वयं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसको स्वयं म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अभी अपना दिमाग किस तरह चलाओ बेटा? F का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, P का मतलब अप्लाइड फोर्स, mg मतलब वेट ऑफ द बॉडी, R का मतलब रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, फ्रिक्शनल फोर्स इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन फोर्स। जैसे इक्वल टू लगाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट म्यू आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, वेयर म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। फ्रिक्शन काम ही करता है जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर चलने का ट्राई करती है, मतलब व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स।
F इज प्रोपोर्शनल टू R था, F इज इक्वल टू म्यू R हो गया, म्यू हो गया F बाई R। ये रहा आपके पास पूरा डन डनाडन डन। ठीक है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का स्क्रीनशॉट ले लो। आ गया पूरा फंडा समझ। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो F इज इक्वल टू म्यू R। तो अभी अपने दिमाग में क्या है ना, ये वाला फॉर्मूला एकदम शानदार तरह से चलना चाहिए। F इज इक्वल टू म्यू R, F इज इक्वल टू म्यू R। ठीक है, चले ओके तो कोएफिशिएंट, अब यहां पे क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। सर क्या लिख दिया है यहां पे बेटा, बता रहा हूं सेम ही चीज लिख करके रखी है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल में लिख के रखा है। अपन ने अभी क्या पढ़ा था, F इज प्रोपोर्शनल टू R, बोलो हाँ। F इज इक्वल टू लगा दिया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू आ गया, बोलो हाँ। तो देयरफॉर जब मैं म्यू निकालूंगा तो म्यू क्या हो जाएगा, F अपॉन R हो जाएगा, बोलो हाँ। R को रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं या फिर नॉर्मल रिएक्शन भी कहा जाता है। R को रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं या फिर नॉर्मल रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दिस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो। ये जो अपने पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दिस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो। ठीक है, किसके बीच का रेशियो, रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, एंड नॉर्मल रिएक्शन या फिर रिएक्शन फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये विस्कोसिटी कोएफिशिएंट नहीं बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो चीजें आपके सामने यहां पे लिख करके रखी हुई है। ठीक है, सिनेरियोस चेक करो। नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगा कि वो ड्राई सरफेस है कि वेट सरफेस है, रफ है कि स्मूथ है, पॉलिश्ड है कि नॉन पॉलिश्ड है, मटेरियल कैसा है सरफेस का जो कि कांटेक्ट में, उस पर डिपेंड करेगा। टेंपरेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट पर भी डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो F इज इक्वल टू म्यू R, ये वाला फॉर्मूला दिमाग में सही से रखो। F को फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं, पूरा नाम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। R को रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, पूरा नाम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चलें सर। ओके, क्लियर 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 सर, क्लियर सर, क्लियर सर। अब आते हैं यहाँ पे आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर लेकर के कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन दे करके रखी है, डायग्राम बना करके रखा है, लेकिन ये मेरा काम बनता है कि देखो क्या है, डायग्राम ये तुम्हारे सामने नहीं बना है। ठीक है, अगर डायग्राम तुम्हारे सामने नहीं बनेगा तो फिर तुमको नहीं चमकेगा, इसलिए मैंने क्या करा बेटा, तुम्हारे सामने डायग्राम बनाया पूरा। एटलीस्ट ये डायग्राम तुम्हारे सामने ही बनाया, अब तुमको चमकेगा। अब जरा ध्यान देना क्या हुआ, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, रेड से बनाएंगे। देखो भाई, अप्लाई कर दिया फोर्स, बहुत बढ़िया। अप्लाई करा फोर्स तभी काम करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, हुआ क्लियर। अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करते तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो इस तरफ फिर काम करता हुआ हमें नजर नहीं आता। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, क्लियर है। आपने अप्लाई करा फोर्स तो यहां पे काम करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने इसको इतना बोल्ड क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे काम का भी अप्लाइड फोर्स नहीं है, मेरे काम का भी फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, इस बॉडी का वेट नीचे काम करेगा mg, तभी जाकर के इस पे रिएक्शन फोर्स काम करेगा ऊपर। ठीक है, तो भैया इस बॉडी पे वेट काम कर गया नीचे mg, तभी इस बॉडी पे ऊपर जाकर के काम करेगा रिएक्शन फोर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तभी जाकर के इस बॉडी पे काम करेगा ऊपर ऐसे करके रिएक्शन फोर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। मुझे बताओ बेटा, ये फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स का जो पूरा फंडा है, क्या आपको वो सुपर क्लियर हो चुका है? इतना बताओ, बस मुझे इतना बताओ कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स का फंडा है तुम्हें ये क्लियर हो गया है कि नहीं? ठीक है, मैं दूसरे कलर के पेन से हल्का सा बोल्ड में लिख रहा हूँ। ये ऊपर गया था रिएक्शन फोर्स और ये इस तरफ आ गया था फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ कि ना? जी सर, बिल्कुल सटीक तरह से क्लियर है। ठीक है, अब मैं इसमें हल्का सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। ठीक है, 2 मिनट बस जरा ध्यान देना। क्या पढ़ने वाले हैं सर अभी? बेटा पढ़ा तो देंगे ही, पढ़ने में क्या है, पढ़ा तो मैं पूरा दूंगा, लेकिन एक बार जरा कहानी सुनो तुम। कहानी एंड होगी, तुम्हारा टॉपिक भी एंड हो जाएगा। ठीक है, कहानी एंड होगी, तुम्हारा टॉपिक भी एंड हो जाएगा। चलो, अगर तुम्हें जानना है क्या पढ़ना है तो बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है, बता चुका था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है। तो ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन करा है, ये तो मेरा क्या है, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा गौर करना क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट तो होगा, फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट तो होगा। अब होता है क्या, देखो पता है, सुनना मेरी बात को अच्छे से। ये जो मैंने बनाया ना, रिजल्टेंट है किसका है?
ये जो मैंने बनाया ना, इसको मैं O नाम दूंगा, इसको मैं चल Z नाम दे देता हूँ, ठीक है। कुछ तो नाम देना पड़ेगा, P नहीं दे रहा हूँ क्योंकि P फॉर अप्लाइड फोर्स है। तो OZ जो मैंने बना के रखा है ना, ये OZ क्या है, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। OZ क्या है बेटा, OZ रिजल्टेंट है। और ये रिजल्टेंट किसका है, ये रिजल्टेंट है फ्रिक्शनल फोर्स का एंड रिएक्शन फोर्स का, ठीक है। ये जो OZ मैंने बना करके रखा है, ये OZ क्या है, ये रिजल्टेंट है किसका बेटा, ये है फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट, ठीक है। अब देख कहानी क्या होती है, मेरी बात सुनते हुए चलना, गलती मत करना, ठीक है भाई। फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है, ये जो एंगल बनाएगा ना विद द रिएक्शन फोर्स इटसेल्फ, ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स का और फ्रिक्शनल फोर्स का और रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है बेटा, उस रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया विद द रिएक्शन फोर्स, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें ये पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। इसे कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसे कहा जाता है बेटा क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही आप लोग को। तो भाई डेफिनेशन कैसे आएगी इसकी, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बिटवीन, पहली बात तो रिएक्शन फोर्स, ठीक है, एंगल मेड बिटवीन द रिएक्शन फोर्स, और दूसरी बात क्या है, OZ। तो OZ क्या है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो क्या हो गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बिटवीन द रिएक्शन फोर्स एंड द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इतनी पूरी बात क्लियर हो गई आप लोग को। अब अगर ये वाली बात पूरी क्लियर हो गई है, देन दिस स्टेटमेंट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। अब जरा मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप इस स्टेटमेंट को बहुत ही शानदार तरह से पढ़ के देख लें, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। मतलब रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, उसने जो बनाया विद द नॉर्मल रिएक्शन, उसी को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और उसको थीटा से डिफाइन किया जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। सेम डायग्राम आपके पास यहां पर भी था, स्क्रीनशॉट तो आप ले ही चुके थे। अब जरा ना एक काम करते हुए चलना बेटा, एक सिंपल सा काम करते हुए चलना, सिंपल सा काम, ठीक है। मैं बोलता हूं कि भाई मेरे को यहां पे निकालना है tan थीटा। मैंने क्या बोला कि भाई मेरे को यहां पे निकालना है tan थीटा। तो बेटा जब मैं निकालूंगा ना tan थीटा वैसे होता क्या, P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज द एंगल थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ये जो हिस्सा है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना, यहां से यहां तक का, ये है हिस्सा परपेंडिकुलर, और ये दरअसल F के बराबर होगा। आया समझ, ऊपर ही ऊपर मत देख, नीचे भी देख के चलना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज गिरोगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा, एंगल था, तो ये क्या होगा, tan थीटा था, बेसिकली tan थीटा था। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बोले तो यहां तो इसका नाम वाम कुछ नहीं पता अपने को, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, इसके नीचे का पकड़ लिया, ये अपने पास कितना आ गया, F के बराबर लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर को F के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब देखो उसके बाद क्या होता है, बेस होता है, और बेस मुझे क्या नजर आ रहा है बेटा, बेस मेरे को नजर आ रहा है R के बराबर। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, F बाई R। अब कई लोगों को ये चीज चमक गई होगी, और कई लोग को ये चीज शायद अभी उतने तेजी से क्लिक नहीं करी है। अरे भाई साहब, ये तो रंगोली हो गई। कई लोग को ये चीज ना यहां तक तो क्लिक हो गई होगी, लेकिन ये किसी के बराबर भी है वो क्लिक नहीं करा होगा। जिन्हें क्लिक हो गया है ना बेटा, वो जरा जो फायर इमोजी है ना वो भेज देना टाइम को मार्क करके। तुम्हें क्या क्लिक हुआ, F बाई आर किसके बराबर है, क्या पूछा मैंने। कई लोगों को क्लिक हो चुका होगा कि सर F बाई आर तो है सर किसी के बराबर, किसके बराबर है क्लिक हुआ। चलो अब मैं आपको बताऊं बेटा, हम लोग देख चुके हैं थोड़ी देर पहले कि सिंस F is equals to mu into R, तो therefore mu is equals to F by R, therefore F by R tan थीटा के बराबर है, F by R mu के बराबर है, therefore mu is equal to क्या हो जाएगा, tan थीटा। और बेटा इस बात को अच्छे से दिमाग में और दिल में डाल लेना, mu is equal to क्या हो जाएगा, tan थीटा, given that this theta is the angle of friction। भूल ना जाना, किसको मत भूल जाना बेटा कि ये जो थीटा है ना, दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको मत भूल जाना बेटा कि जो थीटा है ना, दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये जो थीटा है, दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी से पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, तुरंत से पहले पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। आ गया पूरा फंडा क्लियर, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो ओके, डन हो चुका है सर। ये वाला फंडा अपना पूरा क्लियर हो चुका है। F इज इक्वल टू म्यू आर, और म्यू इज इक्वल टू आ चुका है tan थीटा।
अब रिलेशन जो निकालना था वो आ चुका है, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा। वहां पर भी स्क्रीनशॉट लेने का मौका मैं दे चुका था, यहां पर भी तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलें आगे बढ़े। उसके बाद सर यहां पे लिखा है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। भाई एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है? तो एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल। कम से कम कितना एंगल है? इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल, is defined as the minimum angle। कम से कम कितना एंगल है? of inclination of a plane with the horizontal, of plane with the horizontal such that a body placed on the plane just begins to slide down। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं तुमको मैं बेटा, किसका? फिसल पट्टी का। ध्यान दो तुम तो भाई ध्यान देते हुए चलो, जो मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूं किसका बेटा? फिसल पट्टी का एग्जाम्पल। सुनो, मान लो फिक्स्ड ग्राउंड है ये, ठीक है। मान लिया अपन ने कि ये अपने पास क्या है बेटा? ये अपने पास मान ले फिक्स्ड ग्राउंड है, और ये अपने पास मान ले एक बहुत ही शानदार सी सीलिंग है। ये लिया अपन ने, एक सीलिंग मार दी अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या चल जान दे, सो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देख क्या होता है बेटा, अगर ना ये रही तुम्हारी फिसल पट्टी इतनी सी, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है तो गिरेगा क्या? कोई नहीं गिरने वाला, ठीक है। भाई जब हम छोटे थे तो कितना खेले होंगे भैया इसके ऊपर, फिसल पट्टी के ऊपर, ठीक है। जैसे मान ले अगर कोई बॉल तो गिर जाएगी, किसी बच्चे को ही रखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो किसी का बच्चा अगर यहाँ पे ऐसे टॉप पे जो है ना वो अटका हुआ है, ठीक है। अब ये इंक्लिनेशन बहुत कम है तो ये बच्चा सेफ है, ये बच्चा नहीं गिरने वाला, ठीक है। इस एंगल को मैं एंगल ऑफ रिपोज नहीं बोलूंगा। अब तुम समझ पा रहे हो कि सर एंगल ऑफ रिपोज का नाम एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी क्यों था। अब मैंने इसको हल्का सा बढ़ा दिया, पहले ये यहां तक था, तो यहां तक जब था तो यहां पे जिसका बच्चा बैठा हुआ है वो नहीं गिरने वाला। लेकिन अगर मैंने एंगल को चेंज कर दिया, अब मैं इसको हल्का सा और इंक्लाइंड पे लेकर के जा रहा हूं, ठीक है। अब भाई क्या है, इस बच्चे को थोड़ी थोड़ी हो रही है धुकधुकी, है ना। अब ये गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है। तो अभी तो क्या है कि चल ठीक है, फिर भी मतलब लग रहा है कि हाँ ठीक है यार, जरा अच्छे से एकदम टाइटली पकड़ के बैठ जाएगा ऐसे करके, तो फिर शायद ये नहीं भी गिरे, है ना। अब क्या है कि अब मैंने क्या करा कि भाई मेरे को लगा अच्छा बेटा ऐसी बात है, हमसे तेजी। तो अब क्या कर रहे हैं अपन, अब इसका अपन इंक्लिनेशन चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको अपन ने और भी ज्यादा इंक्लाइन कर दिया। भाई अब वो बच्चा बोला अरे भाई मैं गिरा। भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी भी किस्मत साथ दे रही है इसका, इस एंगल पर भी वो गिर नहीं रहा है। मेरी बात सुनना, इस एंगल पर भी वो गिर नहीं रहा है, इसको बोलूंगा अल्फा। इस एंगल पर भी वो गिर नहीं रहा है, लेकिन अगर मैंने इंक्लिनेशन एंगल को अल्फा से हल्का सा भी ज्यादा कर दिया, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने इंक्लिनेशन एंगल को अल्फा से मैंने अगर हल्का सा भी ज्यादा कर दिया तो बच्चा एकदम गुलाटियां खाते हुए नीचे की तरफ गिरेगा। आया समझ की नहीं आया? तो भैया वो सेफ एंगल क्या है? मिनिमम। भाई देख, अगर मैं बोलता हूं कि एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, इसी को बोलेंगे अपन, ठीक है, स्लाइडिंग एंगल। अल्फा का मतलब क्या है? स्लाइडिंग एंगल। मान लिया अगर स्लाइडिंग एंगल जो है ना, एग्जांपल के लिए मान लेता हूं कि वो 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब 30 डिग्री तक का अगर इंक्लिनेशन है तो वो बच्चा जो है वो नीचे नहीं टपकेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि जो इंक्लाइंड एंगल है, जितने पे ये फिसल पट्टी इंक्लिनेशन पे है, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को मैंने अगर जरा सा भी बढ़ा दिया, इफ इट बिकम्स मोर देन द एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, तब बच्चा धड़ाम से गुलाटियां खाते हुए जो है नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखाई देगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, अपने लिए नहीं है, बच्चे के लिए कोई दिक्कत तो नहीं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एंगल ऑफ रिपोज मान लो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री तक सेफ एंगल है, उसके बियॉन्ड गए तो धड़ाम, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन हो गया। भाई एक बार जरा इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही ज्ञान वाली चीजें यहाँ पे लिख के रखी हैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, ठीक है। अब करवाते हैं। अब देखो भाई डेफिनेशन अब पहले पड़ गई कि इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट द बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। जस्ट बिगिन का मतलब क्या है? टपक ही नहीं गई है पूरा, मतलब ये वो भाई ये एकदम वैसा लिमिट पे है कि भाई कभी भी हल्का हवा भी चल गई गिर जाएगा, हवा भी चल गई तो वो नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। इस हद तक वो ऊपर इंक्लाइंड हो चुका है, ठीक है। तो जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन मतलब, शब्दों पे जाओ बेटा, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन का मतलब क्या है?
यहाँ तो मैं बोलता ही हूं कि भैया शब्दों पे जाओ, भावनाओं में अभी कुछ नहीं रखा है, यहाँ तो शब्दों पे ही जाना पड़ेगा। अगर जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन है मतलब एक्सेलरेशन इज 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जो एंगल है वो अपन निकालने वाले हैं। डायग्राम पूरा क्लियर है और जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन का मतलब पूरा क्लियर है। डायग्राम पूरा क्लियर है और जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन का मतलब पूरा क्लियर है। चलें अब देखो भाई साहब कैसे करेंगे इसका अपन पूरा कार्यक्रम। डन, ठीक है। आ जाओ इसके प्रॉपर डेरिवेशन के ऊपर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ इसके प्रॉपर डेरिवेशन के ऊपर जरा आ जाओ, ठीक है। देखो भाई क्या होता है, एक बॉडी को अपन यहाँ पे प्लेस कर देंगे अभी के अभी हाल फिलहाल में। तो चले मान लो ये रही बॉडी जो कि हमने प्लेस कर दी है, ठीक है। ये रही बॉडी जो कि हमने प्लेस कर दी है इसके ऊपर, ठीक है। इसमें पूरा अपन रंग भर दें क्या, इसको अपन पूरा रंगीन कर देते हैं इसको। चलें सर, रंग भर दिए इसमें अपन ने, ठीक है। अब देख क्या होता है भाई, इसका ना पहली बात तो ये है कि वेट काम करेगा नीचे की तरफ, इस बॉडी का वेट काम करेगा नीचे की तरफ, बढ़िया, ठीक है। नाउ फॉर, अच्छा यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है ना उसको यहाँ मत ले जाना, गलती मत करना, रिएक्शन फोर्स को यहाँ लेके मत जाना। रिएक्शन फोर्स जो है ना वो सरफेस के होता है परपेंडिकुलर, आया समझ, अब चमक गया होगा बेटा, ठीक है। तो अपन ने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे जो नीचे की तरफ काम करेगा दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी mg, और जो ऐसे इस तरफ काम करे दिस इज द रिएक्शन फोर्स r। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब अपन करेंगे इसको पूरा का पूरा एक्स्ट्रापोलेट, जरा ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक है। जरा ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा आपको अच्छे से। अब मैं इसको क्या है ना रिजॉल्व करना स्टार्ट करने वाला हूं तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको रिजॉल्व करना स्टार्ट करने वाला हूं एकदम तरीके से। तो ऊपर भी करेंगे रिजॉल्व और चलो बेटा यहाँ पे भी करेंगे, इस तरफ भी करेंगे रिजॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन दो तरफ हो रहा है, एक अलोंग द इंक्लिनेशन, एक हो रहा है नॉर्मल टू दी सरफेस, ठीक है। अच्छा ये सब तो क्या है कि हमने अभी अपने हिसाब से बनाए हैं, ये तो हम क्या है रिजॉल्व करेंगे तो होगा इस तरफ कुछ, तो ये हमने क्या अपने हिसाब से बना दिए हैं यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, काट सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, इसको काट सकते हैं अपन, ठीक है। चले कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा गौर करना क्या होगा भाई, कैसे अपन रिजॉल्व करने वाले हैं पूरे फंडे को, जस्ट कीप दैट इन माइंड। अगर ये वाला एंगल मान लो एंगल ऑफ स्लाइडिंग है अल्फा, ठीक है, तो भाई कायदे से फिर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा अल्फा। अब जिसको पता है उसको पता है कि वेक्टर्स को मैंने रिजॉल्व करना है किस तरह सिखाया था, एंगल पूछो और कॉस चिपकाओ। मतलब अगर मुझे mg को यहाँ पे रिजॉल्व करना है तो ये हो जाएगा mg cos अल्फा, और अगर मैं mg को फिर इस तरफ रिजॉल्व कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में बेटा mg sin अल्फा, ठीक है। हम मानते हैं कि अभी एक्चुअल मोशन तो स्टार्ट नहीं हुआ है, हम मानते हैं कि अभी एक्चुअल मोशन तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे द बॉडी इज अबाउट टू फॉल डाउन। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो फिर तरीके से काम करेगा पीछे की तरफ, ठीक है। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो तरीके से काम करेगा पीछे की तरफ। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब ना एक गेम खेलेंगे अलोंग द इंक्लिनेशन, उसके बाद गेम खेलेंगे परपेंडिकुलर। तो पहले अपन खेलते हैं अलोंग द इंक्लिनेशन, पहले अपन जो गेम खेलेंगे बेटा वो खेलेंगे अलोंग द इंक्लिनेशन। जरा आप गौर फरमाते हुए चलेंगे भाई, ये वाली बॉडी जो है ना ये एग्जैक्टली मोशन नीचे स्टार्ट हुआ नहीं है, मतलब जितना फोर्स नीचे है उतना ही फोर्स कहां काम कर रहा है, ऊपर काम कर रहा है। इसका मतलब F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में mg sin अल्फा, हाँ कि ना जी सर, सटीक क्लियर है, ठीक है। अब अपन एक गेम खेलेंगे अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन, अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन। एक हम गेम खेलने वाले हैं बेटा अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन। सेम तरह से इक्वेशन जो है ना आप प्लेन के नॉर्मल भी खेल सकते हैं। बेटा कैसे खेलेंगे ये वाली इक्वेशन, जरा गौर करना। ये अपने पास प्लेन के नॉर्मल क्या जाएगा, ऊपर जाएगा r और नीचे आ जाएगा mg cos अल्फा, ऊपर जाएगा r और नीचे आ जाएगा mg cos अल्फा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। जैसे मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, जैसे मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा फर्स्ट को और सेकंड को, तो f बाई आर इज इक्वल टू mg से mg कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या होता है tan अल्फा। लेकिन जरा याद करो बेटा कि f बाई आर जो होता है वो तो म्यू के बराबर होता है, और अब इतना अगर याद कर लिया है तो एक और चीज याद कर लो कि म्यू तो होता है tan थीटा के बराबर। तो देयरफॉर आपको दरअसल ये वाली बात समझ में आ गई कि tan थीटा tan अल्फा बराबर है, मतलब थीटा और अल्फा दोनों बराबर हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट।
चलो ठीक है, फिर बहुत शानदार, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है आप लोग को, पक्का डन 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 डन। इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, इट्स एज सिंपल एज दैट। सवाल में कई दफा यही चीज प्रूव करने के लिए आ जाती है, तो मेरे ख्याल से अब इत्मीनान से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये था हमारे पास एंगल ऑफ स्लाइडिंग या फिर एंगल ऑफ रिपोज। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देख के आपकी हेल्प हुई है तो जरा प्यार बरसाएं इस वीडियो के ऊपर, इस वीडियो को लाइक करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो को शेयर करो और पहुंचा दो अपने सारे दोस्तों में इस खबर को कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो या सजेशन हो, तारीफें हो या बुराइयां हो या कुछ भी हो, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलिए अब क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।